शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 10। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है, इसी के साथ की मैथ्स की वर्कशीट आई है, तो मैं दोनों बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। तो चलिए पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, विषय डाल देंगे, क्लास डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। चलिए पढ़ते निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको ये गद्यांश दिया गया यानी पैराग्राफ दिया गया है, अब आपको इसे अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं। काका काले लाकर ने नदियों को लोक माता कहा है। ठीक है, यानी अब ये काका काले लाकर जो है इन्होंने क्या कहा है, नदियों को लोक माता यानी सबकी माता। ठीक है, लोक माने लोग और माता माने माँ यानी सबकी माँ। ठीक है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। यानी कि देखिए, कोई भी लड़की पहले वो लड़की होती है ना, पहले वो किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, उसके बाद वो किसी की पत्नी बनती है और पत्नी बनने के बाद फिर वो माता बनती है और माता बनने के बाद फिर क्या बनती है। तो जब माता बनती है, देखिए ये स्टेप एक लड़की की ज़िंदगी के अहम स्टेप्स हैं। पहले वो बहन बनेगी और बेटी होगी किसी की, फिर वो बहन बनती है, फिर वो किसी की पत्नी बनती है, उसके बाद किसी की माँ बनती है। और माँ बनने के बाद सबसे लास्ट में जब वो बूढ़ी होती है तो वो दादी या नानी बनती है। ठीक, अब जब देखिए जब वो किसी की पत्नी बनती है तो उस स्टेप पे वो किसी की चाची भी होती है, किसी की ताई माँ भी होती है ना, किसी की मामी भी होती है और किसी की बुआ जी भी होती है ना। तो वो अलग स्टेप है, वो थोड़े दूर के स्टेप हो जाते हैं। मेन स्टेप जो होता है, जो लड़की की ज़िंदगी में होता है, तो सबसे पहले वो किसी की बेटी बन के दुनिया में आती है, फिर वो किसी की बहन बनती है, उसके बाद किसी की पत्नी और उसके बाद किसी की माँ। तो ये चार जो है वो सबसे अहम स्टेप हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप सबसे लास्ट स्टेप देख रहे हो यानी माँ को देख रहे हो, माता कह रहे हो, लेकिन सबसे पहला स्टेप यानी जब वो बेटी होती है किसी की, वो रूप पे तो देखो। क्योंकि देखिए जब तक लड़की बेटी होती है तब तक वो शैतानियाँ भी करती है, मस्ती भी करती है और मम्मा पापा जो है वो उसका केयर भी बहुत करते हैं। लेकिन पता नहीं जब उसकी शादी होती है तो लोग कैसे मिलें और क्या उसके साथ व्यवहार करा जाए। और देखिए ये किसी से छुपा नहीं है और किसी को बताने की भी बात नहीं है कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं आज भी लड़कियों को है ना परेशान किया जाता है ससुराल में इस तरह से। लाइक खैर चलिए वो तो अब क्या कह सकते हैं उस बारे में, वो तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन चलिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि हम माता कहने से पहले एक बार उन्हें बेटियों के रूप में देखें, जब वो बहुत चंचल होती हैं, शैतान होती हैं, हर किसी से बात करती हैं। क्योंकि माता बनने के बाद वो बहुत सलीके की, बहुत सोबर हो जाती हैं, हंसना कम कर देती हैं, बोलना कम कर देती हैं, है ना। तो वही बात वो कह रहे हैं, तो अगर हम उन्हें पहले बेटी के रूप में देख लें तो क्या बुराई है। और थोड़ा आगे चलिए, इनमें इन्हीं में अगर हमें प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिससे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। यानी कि देखिए अब क्या है, माँ होती है और देखिए लड़की हमेशा हर रूप में जो भी उसका रूप होता है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा उन लोगों का केयर भी करती है और उनसे प्यार भी करती है। देखिए मुझे पता है मेरी वीडियो लड़के भी देखेंगे, उन्हें लग रहा होगा मैम ना लड़कियों की तारीफ कर रही है, लेकिन बेटा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, गॉड ने ना लड़कियों के अंदर थोड़ी सी फीलिंग्स को ज़्यादा दिया, इमोशंस को ज़्यादा दिया। आप देख सकते हैं अगर लड़कों की चोट लगती है ना वो नहीं रोएंगे, क्यों? क्योंकि वो बहादुर हैं। और लड़कियां रो लेंगी, क्यों? वो कमज़ोर है। लेकिन ऐसा नहीं है, लड़कियों में इमोशंस ज़्यादा होते हैं। वो ज़रा सी कोई चीज़ होगी ना, आप देखिए आप अपनी बहन के लिए एक चॉकलेट लेके आइए, वो उसमें ही खुश हो जाएगी, अरे वाह आज मेरे भाई मेरे लिए चॉकलेट लाए। ठीक, और अगर वो आपके लिए कुछ घड़ी भी लाती है ना तो भी कहेंगे हाँ देखो ये मेरी बहन लाई। बस आप खुश नहीं होंगे, आप चार लोगों को नहीं बताएंगे, वो जाके सबको बताए आएंगी कि देखो आज मेरा भाई मेरे लिए चॉकलेट लाया, है ना। तो क्या है, ये एक फैक्ट है, गॉड ने लड़कियों में इमोशंस थोड़े ज़्यादा दिए हैं। ठीक है, वो रोती भी जल्दी हैं, खुश भी जल्दी हो जाती हैं, गुस्सा भी जल्दी हो जाती हैं। तो सेम वही बात यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम देखेंगे तो उनकी हमें ममता, जब माँ बनती है तो ममता दिखती है ना, बहन होती है बहन का प्यार होता है। तो ये कह रहे हैं सॉरी मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम है, वही बात कह रहे हैं। ठीक है, बहन का स्थान कवियों ने इन नदियों को दिया, यानी बहन का स्थान कवियों ने दिया है। कवि जो होते हैं यानी जो पोएम्स वगैरह लिखते हैं उन्होंने नदियों को बहन माना है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, यानी कि उसने भी इस तरह से मतलब सोचा था। ठीक है,
थोलिड यानी तिब्बत की बात है, थोलिड का है तिब्बत में, ठीक है। मन उचट गया था, किसका? लेखक का। लेखक का दिल घबरा रहा था, अजीब सा हो रहा था, जैसे कभी कदार हमें ऐसा लगता है ना कि पता नहीं क्यों ये दुनिया क्यों है, मतलब हम क्यों आए इस दुनिया में, सिर्फ वही स्कूल, पढ़ाई, थोड़ी बहुत खेलना, सो जाओ, सुबह उठो, फिर वही। तो वही कह रहा है, उसका भी मन उचट गया था कि क्या है ये दुनिया, क्यों बनाई गॉड ने, है ना। तो अब उसने क्या कहा, तबीयत ढीली थी, यानी उस वही मतलब जब इंसान को उल्टी सीधी फीलिंग्स आने लगती है ना, तो वो उसकी तबीयत भी ऐसी हो जाती है। तो अब क्या है, सतलुज, देखिए ये नदी का नाम है सतलुज, है ना, ला में मात्रा आएगी ऊ की। सतलुज के किनारे जा बैठ गया, यानी अब जाकर वो बैठ गए, कहाँ बैठे? सतलुज नदी के किनारे जाकर वो बैठ गए। दोपहर का समय था, अब समय कौन सा टाइम था? दोपहर का। पैर लटका दिए पानी में। अब आपने अक्सर देखा होगा पिक्चरों में हीरो हीरोइन को कि जब वो स्विमिंग पूल के किनारे या इस तरह से किसी भी पानी की चीज़ के किनारे बैठे होते, तो वो अपने मतलब पैंट के जो पौचे वगैरह हैं उसको ऊंचा करके पानी में पैर डाल लेते हैं ना। तो वही कह रहे हैं कि मैं भी ऐसे ही पैर लटका कर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उस पर प्रगतिशील, यानी कि देखिए पानी हमेशा फ्लो में रहता है, पानी कभी एक जगह रुक के नहीं होता। उसे ही कह रहे हैं प्रगतिशील, यानी जो तरक्की की तरफ जा रहा है। जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया, यानी अब उसका जो जिस्म था, जो उसकी टेंशन थी, वो बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स हो गया, वो उसे अच्छा लगने लगा। क्यों? क्योंकि देखिए नदी हमेशा हरकत में रहती है, हरकत में रहना यानी कि वो हमेशा मूवमेंट करती रहती है। तो वही वो कह रहे हैं कि मतलब नदी को हम माता कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम उससे पहले के उसके रूप देखें तो और मज़ा आएगा, हमें पता चलेगा कि माता जो है वो सोबर होती हैं, वो सीधी होती हैं, वो चुप होती हैं, खामोश तबीयत होती है। लेकिन माता बनने से पहले जब वो किसी की बहन या बेटी थी, तो वो किस तरह से चंचल थी, किस तरह से बोलती थी, किस तरह से तरक्की करना चाहती थी, है ना। वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। अब आपका पहला प्रश्न पूछा गया, किसने नदियों को लोक माता कहा है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि किसने कहा है नदियों को लोक माता। अब यहाँ से आप लिखेंगे काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, माता से पहले लेखक नदियों को और किन किन रूपों में देखता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग कि लेखक माता कहता है नदियों को, लेकिन कह रहा है कि माता से पहले हम इन्हें और कौन कौन से रूप से देख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अब इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे, माता से पहले लेखक नदियों को बेटी और बहन के रूपों में देखता है, यानी वो क्या कहता है कि माता से पहले ये जो है बेटी और बहन भी हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है क्या, थोलेट कहाँ है? तो कहाँ है थोलेट? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ से लिखेंगे कि थोलेट तिब्बत में स्थित है। उन्होंने पूछा कहाँ स्थित है, आपने लिख दिया तिब्बत में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा है, लेखक ने अपनी तबीयत ढीली होने पर क्या किया? तो चलिए देखते हैं कि जब लेखक की तबीयत ढीली हुई, यानी वो थोड़ी सी तबीयत बिगड़ने लगी उसकी, तो उसने क्या किया? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, लेखक तबीयत ढीली होने पर सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया और पैरों को पानी में लटका दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिससे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बने। सार्थक माने जिसका मीनिंग भी हो, ऐसे नहीं उल्टा पुल्टा कुछ भी बना दे। ठीक है, अब नदी, नदी माने नदी, और उसका अगर हमने उल्टा करा तो दीन हुआ। दीन माने क्या होता है, गरीब। और अगर उर्दू में दीन ले तो दीन माने होता है मजहब, रिलीजियन। ठीक है, बहरहाल यहाँ तो हिंदी की बात चल रही है तो हम बता देते हैं आपको। तो अब आपको उल्टा करना है तो उसके सार्थक यानी जिसका अर्थ हो वो शब्द बनाने हैं आपको। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब आपसे 10 लिखने को कहें, 5 लिखने को कहें, मैंने यहाँ 10 लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब आपको जो इनमें आसान 5 लगे, जो आपको याद रहे, आप लिख सकते हैं। देखिए नव माने क्या होता है, नया। ठीक, नव का उल्टा क्या बन गया, वन। वन माने जंगल। राज माने क्या होता है, राज करना किसी के ऊपर, और इसका क्या हो गया, जरा यानी थोड़ा सा। ठीक, तप माने क्या होता है, गरम। और पत माने क्या होता है, रास्ता। अब क्या है, मीन, मीन किसी का नाम भी हो सकता है। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा, नमी। नमी माने गीला। ठीक, रानी, रानी का क्या हो जाएगा, नीरा। ठीक है, इसी तरह से देखिए शान, शान का क्या हो जाएगा, नशा। अब शान कहते हैं ना, तुम्हारे पास पैसे की शान है भाई, शान शौकत है। नशा, नशा आपका वही नशा जो नशा होता है। अब देखिए जरा, जरा माने थोड़ा सा। अब यहाँ क्या हो गया, रजा, या ये नाम होता है किसी का। सॉरी, राज।
अब राज का मतलब क्या होता है कि कोई मतलब छुपी हुई बात। अब इसी तरह से देखिए यहाँ क्या लिखा है आपका, यहाँ लिखा है राखी। ठीक, अब राखी का क्या हो गया, खीरा। ठीक, राम का क्या हो गया, मरा। और धारा का क्या हो गया, राधा। ठीक है ना। तो अब आप इसमें से जो भी, आप चाहे तो 10 भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपसे 5 ही पूछे गए तो आप 5 कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जो से 5 आपको आसान लगे आप लोग वो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इस तरह से आपकी हिंदी की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब हम लोग मैथ्स की वर्कशीट को पढ़ते हैं, फिर वीडियो को पूरा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपकी मैथ्स की वर्कशीट। तो चलिए इसको ले लेते हैं फटाफट। आप लोग लेबल कर लेंगे, अच्छे से डाल देंगे, क्लास डाल देंगे, नाम, अपने टीचर का नाम, सब कुछ आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे नाम, नेम ऑफ टीचर लिख दिया, जबकि यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। राइट एंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टीज। अब हम राइट एंगल के बारे में जानेंगे और पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में भी जानेंगे। तो क्या लिखा है, इनिशियल पीरियड नॉलेज, यानी शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें जो बताना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या लिखा है, राइट एंगल ट्रायंगल और स्क्वायर नंबर। राइट एंगल ट्रायंगल जो होते हैं वो स्क्वायर नंबर होते हैं। ठीक, अब क्या बोलते हैं देखिए, जैसे कि चिल्ड्रन लेट कंसीडर अ सिचुएशन एट होम। हम अपने घर की एक सिचुएशन को लेते हैं, वेयर यू हैव टू टेक ऑफ अ पेंटिंग फ्रॉम वॉल विच इज़ द हाइट ऑफ द 10 मीटर फ्रॉम द डोर फ्रॉम द फ्लोर। ठीक है, अब आपने एक दीवार को करना है जो 10 मीटर ऊंची है जमीन से लेके फ्लोर तक। ठीक है, फॉर दैट एन 8 मीटर लॉन्ग लेडर इज यूज टू बी। अब 8 मीटर जो है हमें सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब बोला हाउ फार अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल शुड बी लेडर बी प्लेस्ड, यानी अब हम उसको ज़मीन से कितनी दूरी पे प्लेस करें ताकि उसके आराम से चोटी तक पहुंच जाए। अगर इसको यहाँ प्लेस करते हैं तो ये यूँ हो जाएगा, है ना, ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा पास करते तो ये पूरा ऊपर तक जाएगा, तो भी हम नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक इक्वेशन बनाना होती है उस जगह पे, तो हम उसे मतलब छोड़ेंगे तभी तो हमें ये ट्रायंगल बिल्कुल सही मिलेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि जब बीच में राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। ठीक, तो अब आप लोग इसे लिख लेंगे। अब यहाँ क्या लिखा है, वी यूज पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, पाइथागोरस की प्रॉपर्टी लगाएंगे टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द लेडर। यानी सीढ़ी और दीवार के बीच में जो डिस्टेंस है उसे पता लगाने के लिए, यानी ये वाला नंबर, हम क्या करेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ क्या लिखा है, देखिए इन 6th सेंचुरी यानी BC, है ना, 6th सेंचुरी में क्या था, ग्रीक फिलोसफर पाइथागोरस गिव इन्फॉर्मेशन, यानी पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसफर था, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी अबाउट द पाइथागोरस प्रॉपर्टी, यानी अपनी प्रॉपर्टी के बारे में रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि किससे रिलेटेड थी, राइट एंगल ट्रायंगल से। अभी बताया राइट एंगल ट्रायंगल का, तो जिसपे 90 डिग्री का एंगल ऑटोमेटिकली बन रहा होता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज हाइपोटेनस। ठीक है, राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है आपका, देखिए ये देखिए, जैसे आपका ये राइट एंगल हो गया तो ये आपकी बेस होती है। अब राइट एंगल के अपोजिट साइड ये वाली साइड होती है, ये आपकी हाइपोटेनस कहलाती है। ठीक है, आपके लिखा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब हम अगर पाइथागोरस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखें तो क्या लिखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस द सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन द वर्ड टू साइड। यानी इसका फॉर्मूला क्या निकालते हैं कि जो साइड हमें निकालनी है, फाइंड द स्क्वायर, पाइथागोरस के अगर फॉर्मूला निकालना है तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरा एरिया ऑफ स्क्वायर रखेंगे या फिर तीनों साइड्स को रख देंगे कि इस तरह से। ठीक है, नो लॉन्गेस्ट साइड द राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेनस। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो लंबी साइड हो वही राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस हो। ठीक, अब आगे क्या लिखा है देखिए यहाँ, अब इसको हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि यहाँ क्या लिखा है देखिए, द साइड, यानी कि अब आपकी साइड है, द साइड ऑफ द ट्राइंगल, और आपके ट्राइंगल की जो एक साइड है वो क्या है आपकी, लिखिए 3, 4 एंड 5 मीटर लॉन्ग, 3, 4 और 5 मीटर लॉन्ग है। सो फाइंड आउट वेदर इज द ट्राइंगल विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब आपको बताना है किस तरह से वो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। ठीक, तो अब देखिए 4 जो है, 5 जो है वो 4 से बड़ा है। ठीक है, और 4 जो है वो 3 से बड़ा है, तो दोनों एक एक करके बड़े हैं या नहीं। ठीक, अब देखिए देन हाइपोटेनस जो होगी वो 5 हो गया, यानी सबसे बड़ी साइड जो होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस हो गई। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। ठीक, अब सम ऑफ स्क्वायर फॉर अदर साइड्स, अब बाकी के साइड्स का स्क्वायर हमें चाहिए।
तो देखिए 4 है और 3 है, तो 4 और 4 कितना हो गया 16 और 3 और 3 कितना हो गया 9, तो ये हो गया 25। तो देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज द, अब इन्होंने पूछा, अब इन्होंने क्या कहा, तो सॉरी, उन्होंने क्या क्या, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, द सम ऑफ स्क्वायर, यानी जो आपका स्क्वायर है उसका सम जो है वो ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड, तो दो जो दूसरी साइड से उसके इक्वल होगा। यानी देखिए जो हाइपोटेन्यूज आप समझ रहे हैं ना, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, हाइपोटेन्यूज के अकेले का स्क्वायर का सम और दो साइड की जो वो उसका स्क्वायर का सम इक्वल होगा, तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अब अगला यहाँ क्या लिखा है आपका, देखिए देयरफॉर यानी कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज दैट सम ऑफ द टू स्क्वायर ऑफ द अदर इज साइड 25, यानी कि हम अगर जैसे मान लीजिए ये आपका है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ये होता है राइट एंगल, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। अब अगर इसकी खाली साइड को हम अगर निकालते हैं पाइथागोरस से 25 आई है, तो इसका यानी इस साइड को और इस साइड का जोड़ जो है ना वो 12.5 होके कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। आगे समझ में, तो इसी तरह से बोलते हैं सो इट विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल नोट। अब उसके बाद बोला तभी वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। नोट, अब आपको नोट देते हैं, इफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज नॉट इक्वल टू, यानी कि हाइपोटेन्यूज यानी हाइपोटेन्यूज का और बाकी की जो दो साइड्स है इनका सम अगर इक्वल नहीं होता है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर जो आपके दिए गए। यहाँ लिखा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीरियर गिवन सिचुएशन बाय द पाइथागोरस प्रॉपर्टी, यानी जो आपको शुरू में पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बताई गई थी ये वाली बात, अब आपको इसको ना नीचे बेस को निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं बेस कैसे निकलेगा इसका। देखिए आपको पता है कि क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ओ इक्वल टू सी स्क्वायर। यानी अगर हम लोग दो को प्लस करेंगे तो तीसरी साइड निकलती है। जैसे आप देखिए अगर ये बड़ी वाली हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी होती है तो इन दोनों को प्लस करना होता है पाइथागोरस में, ठीक। लेकिन अगर हमें ये दोनों दी हुई हैं और हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो प्लस करेंगे। अगर हमें हाइपोटेन्यूज दी है जो कि यहाँ दी हुई है, तो अगर इन दोनों में से कोई साइड निकालनी होती है तो हमें माइनस करना होता है, ठीक। अब देखिए आपका पता है आपको क्या हाइपोटेन्यूज कितना है, 8 हो गया। बेस आपको पता नहीं है तो हमने वहाँ पे x मान ली, और ये आपको जो हाइट थी सामने उसका राइट एंगल था वो आपको पता था, ठीक है। आप क्योंकि स्क्वायर है तो 8 8 जा कितना होता है 64, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 100। देखिए जब किसी चीज़ को ऊपर ऐसे स्क्वायर बना हुआ होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि वो नंबर 2 बार आपस में ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यानी ये 8 जो है वो 8 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ 10 जो है वो 10 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 8 8 जा 64 और 10 10 जा 100, ठीक। अब जब कोई चीज़ इधर प्लस में है और वो इज इक्वल टू के इधर आती है, देखिए इज इक्वल टू है तो वो अपने आप माइनस में हो जाती है। तो 100 में से 64 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 36, ठीक है। अब यहाँ x के ऊपर स्क्वायर है, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं तो इस तरफ डिजिट के ऊपर अंडर रूट आ जाता है, ठीक। अब अंडर रूट को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि देखिए 6 × 6 ये अंडर रूट में हो जाएगा, यानी 6 छंग 36 है ना। तो अब क्या होता है जब हम ऐसे 6 × 6 करते हैं, 6 छंग 36 करते हैं, तो 2 में से 1 को निकाल लेते हैं बाहर, तो हम 1 निकाल लेंगे, इसको अंडर रूट अपने आप हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इक्वेशन आपकी सॉल्व होती है, यानी आपका जो बेस निकलेगा वो कितना निकलेगा 6 निकलेगा, ठीक है। तल जो है यानी इनके बीच की दूरी कि आपको सीढ़ी कितनी दूर खड़ी करनी है वो कितना निकलेगा 6 निकलेगा, कि आपको 6 मीटर की दूरी पे खड़ी करनी है सीढ़ी, ठीक। तो कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अब आपका अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है रीना हैज़ फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब रीना जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रही है, हेल्प हर टू टेक विच मेजरमेंट टू मेक अ राइट एंगल। अब आपको बताना है कि ये रीना जो एक बच्ची है वो 2 मेजरमेंट को लिए हुए है और आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन से मेजरमेंट से वो राइट एंगल ट्रायंगल बना पाएगी और किससे वो नहीं बना पाएगी। तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी आपको ये समझाया ना कि जो सबसे बड़ा होता है उसका सम आपको लेना है, ठीक। अगर उसका स्क्वायर जो है बाकी के दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है तो वो ट्रायंगल बन जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं बनेगा, ठीक। तो देखिए ये आपके लिए मुश्किल है इसलिए मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। वैसे तो मैंने समझा दिया था, आपको खुद कर लेना चाहिए, लेकिन चलिए फिर भी मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और मेरे कराने के बाद जब आप इसे कॉपी में कर लेंगे उसके बाद कम से कम आप 2 टाइम्स या 3 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने के लिए 100% है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं दोनों के। आप पहले ये वाला देखिए, इसमें देखिए 6 8 9 वाला है पहले,
ठीक है। तो देखिए 9, 8 और 6, तो सबसे बड़ा क्या हो गया 9, ठीक है। तो 9 आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, इसका मतलब 9 का जो स्क्वायर है वो क्या होगा 81। अब 6 और 8 का स्क्वायर अगर 81 होता है तो ये राइट एंगल होगा, और अगर नहीं होता है तो नहीं होगा। तो अब देखिए इसका स्क्वायर 8 का क्या होता है 64 और 6 का क्या होता है 36, ठीक है। अब 36 और 64 को अगर हम प्लस करते हैं तो 100 आता है, जो कि 81 से क्या है बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज नॉट इक्वल द स्क्वायर ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या है 100, अब आपके उसके स्क्वायर के बराबर तो ये है नहीं, तो इसका मतलब जो है ये क्या हुआ, इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ठीक। तो आप इसको एज इट इज लिख लेंगे और इसके लास्ट में एक लाइन लिख लेंगे, इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ में। अब देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कैसे ये 10, 8 और 6 है, ठीक। तो अब इसमें हाइपोटेन्यूज 10 हुआ है, बड़ी साइज हाइपोटेन्यूज होती है, तो अब 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, ठीक है। इसी तरह से बाकी के जो दो बचे, इसका 64 होगा और इसका 36 होगा, 64 प्लस 36 100। तो देखिए हाइपोटेन्यूज और बचे हुए दोनों का सम जो है वो इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब जो है ये हाइपोटेन्यूज है इसका इक्वल है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक। तो इसको भी आप एज इट इज उतार लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, एंगल सी ऑफ अ ट्राइंगल। ये देखिए ट्राइंगल का जो एंगल सी है, हमेशा याद रखिए, पिछली वर्कशीट में भी मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई भी एंगल होगा वो हमेशा गोल होगा, लेकिन सिर्फ एक 90 डिग्री का एंगल होता है जो ऐसा करके नोकीला होता है, ठीक है। तो अब एंगल, अब यहाँ लिखा है सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल, ठीक है, यानी जो सी है वो 90 डिग्री का है। इफ ए सी यानी कि ए सी ये लकीर 5 सेंटीमीटर है और ए बी यानी कि हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों की यानी बी सी जो है या सी बी जो है ये क्या है, यानी लेंथ क्या है। चलिए तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगी इसकी लेंथ। अभी देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें हाइपोटेन्यूज ये वाली लाइन निकालनी होती है अगर, तो हम प्लस करते हैं, वरना हमें अगर इसमें से या ये में से कोई एक लाइन निकालनी है तो पाइथागोरस के फॉर्मूले में हम लोग माइनस करेंगे, ठीक। तो अब देखिए ये ए सी जो है, ए सी का स्क्वायर तो कितना हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये आपका सी बी का स्क्वायर हो गया, यहाँ तो हमें पता ही नहीं है क्या, तो वैसे ही रहेगा। फिर ए बी का स्क्वायर हो गया 13, ठीक। अब 5 का स्क्वायर मैंने भी आपको बताया कि इसका मतलब है 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, तो ये देखिए लिख दिया, ठीक है। अब ये 13 लिखा है ना, 13 का स्क्वायर, इसका मतलब है 13 इंटू 13, ठीक है। तो 169 हो गया 13 का, ठीक है, यानी 169, ठीक। अब जब कोई चीज़ इधर प्लस में होती है और वो इक्वल टू के इधर आती है तो किस में हो जाती है माइनस में, तो 169 में से आप क्या करेंगे 25 को माइनस करेंगे। जब आप 25 को माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा 144 यानी 144। फिर वही बात, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, हम इसे छोड़ नहीं सकते, इसको स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। अब इसको हम करेंगे तो इसको जब हम एलसीएम करके खोलेंगे तो ये आएगा 12 इंटू 12 अंडर रूट में। तो अब अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हमें दो एक जैसे नंबर चाहिए होते हैं जिसमें से एक नंबर बाहर निकलता है। अब 2 बार 12 आ गया तो हमने एक 12 को बाहर निकाल दिया और अंडर रूट को हटा दिया। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये जो आपकी ये वाली लाइन है ये कितनी आएगी आपकी 12 आएगी, ठीक है, यानी 12 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखिए ये यूनिट लगाना आप कभी नहीं भूलेंगे। यूनिट लगा अगर आप नहीं लगाते ना, ये जो साइड में लिखा होता है सेंटीमीटर, मीटर, इंच, तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक। तो अब आप लोग इसे लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अब आपका देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ काइट फ्लाइंग थ्रीड इन अ पिक्चर वेल द काइट height from the ground is 40 meter and the kite distance from Jaya 30 meters। अब देखिए क्या बोलते हैं कि पतंग की जो आसमान से ऊंचाई है वो है कितनी, ज़मीन से लेके आसमान में कितने ऊंचे पे उड़ रही है 40 मीटर पे, ठीक है। और जया से जो उसकी दूरी है, मतलब अगर जहाँ से वो देखा जाए कि कितनी दूर है तो वो 30 है। अब ये बताइए उसके लिए कितना धागा चाहिए, यानी अब आपको यहाँ क्या निकालना है हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है प्लस करना होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। देख सकते हैं कि ये 40 है ये 30 है, जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसको हम x मान लेते हैं, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ये कितना हो गया 40, a स्क्वायर कितना है 40, ठीक है, और b कितना है 30। तो अब 40 को करेंगे तो ये आ जाएगा 1600 यानी 40 इंटू 40, ठीक है। तो 2 0 तो एज इट इज़ आ जाएंगे, 4 4 16 हो जाएगा, तो 1600 आ गया। अब इसी तरह से हम ये 30 इंटू 30 इसका मतलब है ना, तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 30, ठीक। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो आ जाएंगे और 3 3 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 900। अब 1600 और 900 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 2500, ठीक। अब यहाँ फिर वही बात, ये देखिए स्क्वायर लगा, इसको हटाएंगे तो ये अंडर रूट बन जाएगा, ठीक।
अब जब हम ये अंडर रूट को हटाएंगे तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना होता है, मैंने अभी आपको बताया कि उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई देना होता है। तब यहाँ कितना आ जाएगा, 50 × 50। ठीक, अब 2 50 में से एक 50 बाहर निकल गया तो आपका आंसर आ गया। यानी कि अब जो आपकी ये वाली जो वो लगी धागा आपका मांझा कितना लगा, 50 मीटर लगा। ठीक है, तो अब आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम लोग ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।